आदिवासी बाहुल मंडला जिले में खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण सोयाबीन, मक्का जैसी फसलें या तो खराब हो जाती है या फिर सही उत्पादन नहीं दे पाती है। इसलिए यहाँ की कृषि का ध्यान सिर्फ धान पर लगा रहता है। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम आज इस समय मंडला ज़िले में जो खेतों के बीच में मौजूद हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर धान की जो फसलें लगाई गई हैं। धान की फसल इस वक्त ये कहा जा सकता है इस बार मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, सुखमय मौसम रहा है, बारिश अच्छी हुई है और यहाँ के किसानों को जो बारिश का पानी जो मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में मिला है। चूँकि यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और इन किसानों के पास सिंचित भूमि की अपर्याप्तता है। यहाँ पर ट्यूबवेल, नहर या फिर डैम जैसी व्यवस्थाएं थोड़ी कम है और छोटे किसान होने की वजह से ये थोड़े से अशिक्षित और फसल उत्पादन में ज़्यादा ध्यान न देने वाले किसान यहाँ पर हैं। इस कारण से यहाँ धान की फसल उतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन मौसम इतना अच्छा रहा, इतना सुहावना मौसम यहाँ पर रहा है कि इस बार कहा जा सकता है शायद धान की जो फसल है बहुत अच्छी आएगी। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष बारिश भी धान की कृषि के अनुरूप हुई है। अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी है। इतना सब होने के बाद भी मंडला जिले के अधिकतर किसान अनेकों समस्याओं के चलते अपने कृषि कार्य को फायदेमंद नहीं बना पा रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों के मन को समझने की कोशिश की। तब ऐसे अनेकों कारण निकलकर सामने आए जो इन किसानों के पिछड़ने की मुख्य वजह है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, हम जानते हैं उनसे कि धान की फसल में कितनी परेशानियां हैं और कितना फायदा है। जी भाई साहब, आपका नाम? जी, मैं सौरभ दुबे, ग्राम कुड़वन। धान की फसल आप लगभग कितने रकबे में लगाते हैं? मैं सर अभी 24-25 एकड़ में धान की खेती कर रहा हूँ, लीज में लेके, और मेरी भी पर्सनल कुछ ज़मीन है 4-5 एकड़। ऐसे सब मिला के मैं 24-25 एकड़ में धान की फसल 8-10 साल से कर रहा हूँ। किस प्रकार की धान आप लगाते हैं और विक्रय करने तक आपको कितना फायदा होता है? धान तो ज़्यादातर हम हाइब्रिड धान ज़्यादा लगाते हैं, मोटी धान जो मार्केट में उपलब्ध रहती है। गवर्नमेंट से तो हम लेते नहीं है, मार्केट से जो उपलब्ध होती है, मतलब 300-350 रुपये किलो के हिसाब से जो मिलती है, तो लगभग 3-4 हज़ार रुपये का बीज हमें हर साल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदना पड़ता है। और उसमें जो खर्च आता है नर्सरी तैयार करने से लेके रोपा लगाने तक, रोपा नर्सरी लगाने तक, उस पर लगभग हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये के आसपास खेत को तैयार करना है, जुताई करना है, मचाई करना है, और फिर अपना मतलब धान को ट्रांसप्लेट करना है। तो इसमें 7 से 8 हज़ार रुपये ये लग जाता है और 3-3.5 हज़ार का फर्टिलाइज़र लग जाता है। मतलब प्राथमिक शुरुआती मतलब समय में बीज से लेके लगाने तक 12 से 15 हज़ार रुपये हम किसानों का जैसे 1 एकड़ में खर्च होता है। प्रकृति अगर सही रही, मतलब पानी अगर समय में गिरता रहा, पानी कभी फसल आने पे गिर गया तो नुकसान हो जाता है। समय में फसल जब ज़रूरत है पानी की, उस समय नहीं मिला तो भी नुकसान होता है। मतलब किसानों की चारों तरफ से नुकसान ज़्यादा होता है धान की फसल में। धान की खेती मुख्यतः यहाँ पर रोपे लगा करके की जाती है, लेकिन इसके अलावा सीधे बोनी भी की जाती है, जिसको बुआर कहा जाता है मंडला की भाषा में। तो कुछ किसानों से जब हम चर्चा करेंगे कि बुआर की गई जो धान होती है उसका उत्पादन किस प्रकार का होता है और रोपे में और बुआर में क्या अंतर है। जी भाई साहब, आपका नाम? मैं यशवंत कुमार रघुवंशी। आपकी कितनी कृषि भूमि है? अभी मेरे पास तो 2 एकड़ है। किस प्रकार से आपने धान लगाई, बुआर की है कि रोपे लगाए हैं? जी, मैं तो अभी बुआर किया है वैसे तो। अभी मैं 2-3 साल से हो गए बुआर कर रहा हूँ। रोपे से अच्छा, यानी कि उसमें अच्छा उपज में अच्छे वो मिलता है। बुआर और रोपे में क्या अंतर है, थोड़ा सा खुल करके बताएंगे? हाँ, बुआर क्या है कि पैदावार उसमें बुआर में रोपा से अच्छा मिलता है। यानी कि मैं अभी 2-3 साल से बुआर ही किया हूँ, तो उसमें मुझे रोपे से अच्छा वो बुआर में मिला है, पैदावार ज़्यादा। वहीं इस मुद्दे पर जब मंडला से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुचराम से बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को माना कि ढेरों विसंगतियां हैं, जिस कारण यहाँ का कृषि कार्य को फायदेमंद नहीं बता पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर संजय कुचराम, जो कि मंडला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के किसानों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। भाई साहब, हमने कुछ किसानों से जब चर्चा की, उन्होंने बताया कि धान
को लगाने से लेकर के विपणन तक के बीच में उनको बहुत ही समस्याएं आती हैं, जिनमें मुख्य समस्याएं विपणन के समय आती हैं। जब धान घर पर रखा हुआ है और उसको बेचने की बारी आती है तो बेचते समय बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं कि उनके नंबर नहीं लगते हैं, कभी उनका पैसा नहीं आता है, कभी उनका स्लॉट में नाम ही नहीं आता है। इन समस्याओं से कैसे निजात दिलाई जा सकेगी? देखिए क्या है, मंडला जो है खासतौर से परंपरागत खेती का एक जो पैटर्न है हमारे किसानों का, जो पैटर्न है, क्योंकि छोटे चकबंद वाले किसान हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो जितना ज़्यादातर हमारे क्षेत्रों में परंपरागत खेती की व्यवस्था है। और इसमें दूसरा विषय, क्योंकि अभी वर्तमान में जो हम बारिश का देख रहे हैं मौसम, जिस तरह से इस बार किसानों के साथ रहा, बहुत अच्छी फसल हुई और धान की खेती तो बहुत ही शानदार हुई है। पर इसमें कुछ समस्याएं जिस तरह की आपने बताया कि हमारे लोगों को खासतौर से जब खरीदी और बिक्री का मामला हो, जब उनका विपणन का मामला हो या उपार्जन केंद्रों का मामला हो, तो इस तरह की चीज़ें जो सामने आती हैं, तो एज अ जिला पंचायत अध्यक्ष मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार इस वक्त उपार्जन के लिए पंजीयन कर रही है। थोड़ा सा कीमत जो है, अब क्योंकि फसलें कटेंगी तो उस दौरान MSP का जो रेट है वो सरकार तय करेगी, उस आधार पे हमारे किसानों को। लेकिन इसमें एक बड़ा विषय ये आता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा परंपरागत रूप से भी जुड़ना और बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि व्यवहारिकता से थोड़ा सा दूर रहने के कारण हमारे जो किसानों के साथ एक समस्या ये होती है कि वास्तविक में जो जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। इसमें हमारे बहुत सारे किसान मित्र भी काम करते हैं, पर हो सकता है कि बहुत सारी विसंगतियां हो या ऐसी कोई विसंगति जिसके कारण उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। पर हम हमारे विभाग के माध्यम से इस बार हम जरूर इस पर बात करेंगे कि भाई किसान मित्रों के साथ हमारे किसानों का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। साथ ही कृषि विस्तार अधिकारियों के थ्रू हम बात पहुंचाएं और लगातार जो अवेयरनेस प्रोग्राम, और ख़ासतौर से जहां खरीदी केंद्र है वहां किसानों को अपने अनाज को बेचने के लिए जो कीमत तय की जाएगी सरकार के माध्यम से, वो पटल लगे, ताकि हमारे गरीब किसान या ऐसे छोटे किसान, जो गरीब नहीं कहूँगा उसे छोटे किसान कहूँगा, ऐसे छोटे किसान जो हमारे हैं जिनको वास्तविक में उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो उस पटल के माध्यम से हम देंगे, ताकि उनको जो समर्थन मूल्य है, जो उनको सही मायने में मिलना चाहिए, वो मिले। दूसरी चीज़, कृषि हमारे जो किसान मित्र हैं, कृषि विस्तार अधिकारी, इनको हम आदेशित करवाएंगे और इसमें ये तय करेंगे कि लोगों तक सही मायने में सरकार की योजना और जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुँचे, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी जन जागरण का काम करें, ताकि खासतौर से जब हम, क्योंकि जन जागरण का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटे किसान आज भी परंपरागत तरीके से, चाहे वो खाद डालने का विषय हो, जो भी उर्वरक डालने का, वो उसमें भी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी जानकारी नहीं, आज भी परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। तो अब उससे जब हमें अगर ऊपर उठाना है तो हमारे पास आज जैविक कृषि केंद्र है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसे सभी केंद्रों को भी हम ताकि ये जन जागरण और प्रशिक्षण हमारे किसानों का करें। देखिए, शासन या फिर शासन प्रशासन की चूक, वो उस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सिंचाई व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त करने का प्रयास हुआ है। हम पिछले लंबे समय से हम देखते हैं कि मंडला में जो डैम और जो नहरों का व्यवस्था, इसकी कमी थी, आज लगातार उस पर प्रयास हो रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी विसंगतियां होती हैं जिसके चलते कई ऐसे निर्माण रुके हैं, और जिसके चलते कहीं ना कहीं नो डाउट किसी भी विकास या किसी भी निर्माण में अगर 100 लोगों को लाभ देना है तो 10 ऐसे लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ऐसा कई ऐसी योजनाओं में हुआ है, जिसके चलते, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि अगर वो निर्माण होता तो हज़ारों लोगों को लाभ होता, पर ये भी वास्तविकता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान भी हो रहा है। पर इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्रों के विकास के लिए क्या बेहतर है, क्या ज़रूरी है, ये जनमानस के बीच में भी आना चाहिए। लेकिन ये बहुत बताते हुए ज़रूर ये मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर विधानसभा, खासतौर से मंडला जिले के हर विधानसभा में आज की डेट में डैम्स बने हैं, जिनके माध्यम से आजू बाजू सिंचाई व्यवस्था है, लेकिन इतने बनने के बावजूद भी पर्याप्त नहीं है, और भी आवश्यकता है, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
पर बहुत सारी विसंगतियां हमारे बीच में आ जाती हैं, जिसके चलते हम यहाँ कहीं ना कहीं उस तरह के निर्माण को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। पर भविष्य में ज़रूर वो अच्छा होगा और किसानों को सिंचाई व्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था के लिए हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र से लेके अन्य हैं। अब इनको और बेहतर करने का और उनको और ज़मीनी स्तर पर जाने की आवश्यकता है, ताकि नीचे तक और बेहतर काम हो और हमारे छोटे किसानों को भी इसमें लाभ हो। जिला पंचायत उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने इस मुद्दे को गंभीरता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों को ठीक से प्रशिक्षित करे तो मंडला के किसान न सिर्फ धान बल्कि मिलेट्स से भी अच्छा फायदा कमा सकते हैं। विपणन व्यवस्था में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। जैसा कि हम किसानों के पास गए, हमने कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बात करी है। इसी धान के मुद्दे पर हम एक जनप्रतिनिधि के पास और आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला पंचायत मंडला के उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम जी, जो कि इस मंडला के ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में या तो बहुत छोटे किसान हैं या वो किसान हैं जिनको जागरूकता की कमी है। हमें आज इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ का जो किसान है वो धान की फसल को उत्पादन के तौर पर अपने लिए आय का सब्जेक्ट क्यों नहीं बना पा रहा है। देखिए, मंडला ज़िले में वर्षों से परंपरागत खेती ही करते आ रहे हैं, तो और मुख्यतः यहाँ पे बारिश अच्छी होती है। बाकी जगह से मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है। उसी को देखते हो ज़मीन भी उस टाइप की है कि धान की फसल अच्छे से हो जाती। वैसे कहा जाए तो पूरे ज़िले में उस टाइप की ज़मीन नहीं है जहाँ पर धान अकेले ही करें, तो इसलिए मोटे अनाज यहाँ पर ज़्यादातर उगाते थे वर्षों से। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का यहाँ को देखते हुए एक मिलेट की खेती के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन ज़िले को किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कृषि विभाग से खासकर जो कृषि मित्र बनाए हैं या ग्राम सहायक जितने भी हैं, तो मैं भी गांव का निवासी हूं, लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और उनको समय समय पर जानकारी देना, तो ये नहीं हो पा रहा धरातल में। तो हर ग्रामीण एरिया में जाकर देखेंगे तो ये चिन्हित कुछ किसान जो अच्छे प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं को इन लोगों के द्वारा प्रशिक्षित कर दिया जाता है, या फिर उन्हीं को ध्यान दिया जाता है जिसके रजिस्ट्रेशन हुए हों, या ऐसे कोई नए किसान ये उनको प्रशिक्षित नहीं करते हैं। जैसे समय समय पे अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो इधर उधर किसानों को लाकर जिनकी खेती या रकबा कितना है ये सब ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे प्रशिक्षण के लिए बाहर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ले जाते भी हैं। तो मैंने नहीं देखा कि कोई उन्नत खेती करने वाला किसान किसी गांव में। मंडला के आसपास कुछ ऐसे कस्बे एरिया हैं जो थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टि से पहले से जुड़ा हो, ऐसे ही लोग कर पाते हैं। कोई नए किसान, क्योंकि यहाँ पे 70% ट्राइबल रहते हैं, तो आदिवासी बहुल होने के कारण उनमें शिक्षा की कमी और जो परंपरागत खेती उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, तो आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी एक उसी कैटेगरी जाति से आता हूँ और हम लोग की भी खेती है। तो जैविक खेती को तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और देना भी चाहिए। तो थोड़ा उनको ये बताना चाहिए कि जैविक खेती की तरफ क्यों जाए, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम होता है, यूरिया डालने से ज़्यादा होता है। तो इसको दोनों में उनको आज तक कृषि विभाग ने समझा नहीं पाया, क्योंकि रेट भी तो ज़्यादा होता है जैविक का। तो उनको बोलना चाहिए या उनको समय समय पे प्रशिक्षण देना चाहिए कि उनको अच्छा रेट इसमें भी मिल सकता है। उनके प्रॉपर हर गांव में रजिस्ट्रेशन अगर ये करा दें कि गवर्नमेंट इसको अच्छे दाम पर ले सकती है, या ये लेके या किसी व्यापारी को जैविक के नाम से अच्छा रेट अगर दिया जाएगा वो करेंगे अच्छा प्रोडक्शन। और धान की खेती तो है ही, और पानी ना गिरने के कारण, क्योंकि बरसात के बाद वो उनको फसल के लिए वो मिलता नहीं है ओल जो रबी की फसल के लिए, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि पानी काली मिट्टी तो है नहीं पूरे ज़िले में, और पठार एरिया है तो उनमें कोदो कुटकी ये सब भी होता है। तो ऐसे कृषि की तरफ ध्यान दें तो अगर अच्छा प्रशिक्षण हो जाएगा तो बाहर पलायन भी रुक सकता है, क्योंकि कृषि से ही ज़्यादातर 90% लोग जुड़े हुए हैं मंडला जिले में। अब तक हमने कुछ किसानों से जाना है कि यहाँ पर जो प्रमुख फसल है मंडला ज़िले की, ये तो हम मानते हैं कि ये धान ही है,
लेकिन यहाँ पर छोटे किसान ज़्यादा हैं और छोटे किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है निकल कर के आ रही है, पानी ना होना। और दूसरी बात, जो सोसाइटियाँ जो होती हैं जिनसे धान का विक्रय किया जाता है या जहाँ से खाद बीज यूरिया वगैरह मिलता है, ये उतनी अच्छी और उतनी सही तरीके से उनको आसानी से नहीं प्राप्त हो पाता है। समय ज़्यादा लग जाता है या फिर छोटे किसानों को भटकाया ज़्यादा जाता है, उसके कारण किसान विचलित हो जाते हैं और अपनी फसल को का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ और किसान हमारे पास हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पानी की कितनी क्या व्यवस्था है और शासन द्वारा कितनी व्यवस्था की गई है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य कुमार भैना है, मैं ग्राम कुड़वंश से हूँ। पानी की कितनी व्यवस्था आपके पास? कृषि भूमि कितनी है? सर मेरे पास तो मैं अभी 1 एकड़ है, लेकिन उसमें वो पानी का दिक्कत आता है, तो उसकी वजह से पहले से हम लोग क्या सजग नहीं हो पाते, फसल पहले से कर नहीं पाते, वो मानसून पे निर्भर रहता है जी। यहाँ पर तालाब वगैरह की कुछ व्यवस्था है? तालाब तो है सर, इधर सामने में है, लेकिन वो इरिगेशन ध्यान नहीं देता। ये नहर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें बहुत दिन से सफाई नहीं हुआ, बहुत सालों से। ये कभी यदि पानी ज़्यादा हो जाता है अपने खेत में तो इससे भाग नहीं पाता, यदि अपने को कभी ज़रूरत पड़ती तो वो समय में मिल नहीं पाता। इतना सा नाली में इतना किसान है इधर। ये मेन कैनाल जी, और ये मेन किनाल है तालाब का, ये मेन किनाल है, मेन नहर है जी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैनाल की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय है। चारा उगा हुआ है, मैं कैनाल की लगता है कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है और मुख्य कैनाल होने के बावजूद भी इतनी छोटी यह रह गई है। जाहिर सी बात है, अगर इस कैनाल से पानी अगर छोड़ा जाता होगा तो यह जिन किसानों को पानी नहीं भी चाहिए उनके खेतों में भी जबरन पानी जाता होगा। मैं सुरेश यादव ग्राम कुड़वन से बोल रहा हूँ। कितनी कृषि भूमि है आपकी? हमारी कुल 2.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम 2 भाइयों का हिस्सा है, और उसके अतिरिक्त 3 एकड़ करीब हम ठेके में बोते हैं, जिसमें प्रायः हम मोटी धान लगाते हैं, और मोटी धान 135 से 40 दिन की लगाते हैं। जिस हिसाब से हम खेती करते हैं उस हिसाब से हमको खेती का बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। बोने से काटने तक हम परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद जब फसल आती है हम लोग उसको बेचने ले जाते हैं, उसका सही फ़ायदा हमको नहीं मिल पाता। दिक्कत ये होती है, पराहा लगाने के समय हम लोग गर्मी से ही काम चालू कर देते हैं, गर्मी में जुताई करते हैं, फिर खेत की कंधा खुदाई करते हैं, उसके बाद उस धान का रोपा डालते हैं। प्रति एकड़ में 3 पैकेट धान डालते हैं, 3 पैकेट धान आती है 1200 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, 3200 की धान आ जाती है। इसके बाद अपन खाद में जाते हैं, तो खाद लगभग राखड़, सुपर फास्फेट, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक मिलाकर यदि ये सब डालते हैं तो प्रति एकड़ में लगभग अपने को 6 बोरी करीब खाद डालनी पड़ती है। 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP, 1 बोरी राखड़, जिंक, पोटास और ये सब मिलाएं तो लगभग 6 बोरी का वो बन जाता है बजट अपना। इसके बाद अपन जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद रोपनी करवाते हैं। मजदूर की भी समस्या आती है, अब मजदूर नहीं मिल पाते तो अपन खुद 8 दिन तक उस खेती को करते हैं, ले दे के रोपनी तैयार करते हैं। फिर कभी आकस्मिक आपदा आ जाती हैं, कीड़ा खेत में लग जाते हैं, कतरी लग जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है, ले दे के अपन उसकी पूरी तरह रक्षा करते हैं। फिर अपन जाते हैं तो समय से अपने को खाद नहीं मिलती, जब खाद मिलना चाहिए उस समय खाद अपने को मिल नहीं पाती, क्योंकि अपने पास ज़मीन का रकबा ज़्यादा नहीं है। 2.5 एकड़ का रकबा है, अपन खेती कर रहे हैं 5 एकड़ की, जिसकी खेती कर रहे हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए हम उस खाद को पूरा वितरण करके डालते हैं और उसका पूरा लाभ हमको नहीं मिल पाता। मेरा नाम मनीष जोशी है। लगभग कितने रकबे में आप कृषि करते हैं? लगभग मैं 18-19 एकड़ में कृषि करता हूँ। धान की जो फसल है आपने कितने रकबे में लगाई हुई है? पूरे में धान की फसल लगी हुई है इस समय। थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताइए कि धान की फसल क्या है और इससे कैसे उत्पादन ज़्यादा लिया जा सकता है। धान की फसल हो चाहे अपना रबी या खरीफ किसी भी सीजन की फसल हो, जब तक किसान को फसल प्रबंधन की जानकारी नहीं होगी तो किसान के लिए खेती लाभ का व्यापार नहीं बन सकती। यदि आप इसको व्यापारिक रूप में कर रहे हैं तो आपको इसकी समुचित जानकारी होना आवश्यक है। यदि ये जानकारी आपके पास नहीं है तो खेती आपके लिए लाभ का धंधा नहीं है।
अब इस पे क्या होता है कि अपने को बहुत सारी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत समय ये देखा जाता है कि किसान यहाँ पे, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे गांव में देख रहा हूँ कि यूरिया, डीपी, सुपर फास्फेट इस पे धान की फसल को सीमित कर देता है। ना यहाँ किसान जिंक के बारे में जानता, ना यहाँ किसान पोटाश के बारे में बहुत अच्छे से जानता, ना उपयोग करता, ना सल्फर के बारे में जानता, ना सल्फर के बारे में जानता, ना बोरान के बारे में जानता, ना कैल्शियम के बारे में जानता। जब ये फसल प्रबंधन की मुख्य चीज़ों को किसान जानता ही नहीं है, ना ही आज तक किसान को किसी ने उसको बताने की कोशिश करी है। किसान बीज तो हाइब्रिड लगा रहा है, नई टेक्निक के बीजों का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन वो बीजों को किसान उसके बाद का फसल प्रबंधन जो होना चाहिए, जो उसको टेक्निकल जानकारी होना चाहिए, वो जानकारी किसान के पास उपलब्ध नहीं है। जब वो किसान देने के लिए सक्षम हो सकता है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा उसकी नहीं है, लेकिन किसान के पास उसकी जानकारी है ही नहीं। क्या कारण है कि यहाँ के किसानों को इस चीज़ की जानकारी नहीं? क्योंकि मैंने कुछ किसानों से जब बात करी तो मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि किसी प्रकार का कोई तकनीकी ज्ञान उनको है, या किसी प्रकार जिस प्रकार से आपने जिंक, बोरॉन, सल्फर और अन्य तरह के तत्वों के विषय में बताया, और इस प्रकार के किसी भी तत्व के विषय में किसी किसान ने अब तक बोला नहीं। क्या कारण है यहाँ के किसानों में इस जागरूकता की कमी क्यों है? जागरूकता की कमी का बहुत से पहलू आते हैं। जैसे आज मैं जिस गांव में खड़ा हुआ हूं, मेरी खेती यहाँ मंडला से बमुश्किल 6 किलोमीटर दूर है। ये हमारा जिला मंडला जिला है, जिला कार्यालय से हम 6 किलोमीटर दूर हैं। आज भी किसानों को कृषि कल्याण विभाग का ऑफिस नहीं पता, ना ही कृषि कल्याण विभाग के कर्मचारी इन किसानों से आके मुलाकात की है कि भाई आपका खेत कहाँ है, आपका प्रबंधन क्या है, या फसल प्रबंधन के बारे में इनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग या जानकारी या सुझाव ये देने की कोशिश ही नहीं हुई। यदि ये कोशिश होती तो शायद एक पैनल बनता, कुछ किसानों को ट्रेनिंग देते, वो आके 10 किसानों को ट्रेनिंग देते, वो 10 किसान 20 किसानों को बताएंगे, तो ये एक चैन बनती। लेकिन यहाँ के किसानों को आज भी ये नहीं पता है कि कृषि कल्याण का ऑफिस कहाँ है, ना ही कृषि कल्याण का आज तक कोई ग्राम सेवक भी इनसे आके मिला हो। शायद ही यहाँ पे कोई मैं व्यक्तिगत मेरे गांव का ग्राम सेवक कौन है ये मेरे को नहीं पता, ना वो आज तक यहाँ आते, ना वो खेत देखते। तो उससे जब जो तकनीकी सक्षम अधिकारी हैं यहाँ पे, वो ही किसान को तकनीकी जानकारी देने में असमर्थ हैं, तो किसान के पास ये जानकारी कैसे पहुँचे? तो आज हमने मंडला ज़िले के कुछ किसानों से बात करी, और जो मुख्य फसल यहाँ की धान की फसल है, इसके विषय में जाना कि धान की फसल की बुवाई से लेकर के और कटाई तक, और कटाई से लेकर विपणन तक क्या समस्याएं आती हैं, कितना फ़ायदा यहाँ के किसान उठाते हैं और कैसे कृषि कर रहे हैं। यहाँ के किसानों की समस्या अशिक्षित हैं, और चूँकि आदिवासी बाहुल्य है इसलिए यहाँ पर तकनीकी ज्ञान उतना अच्छा है नहीं। छोटे छोटे कृषक भूमि वाले किसान यहाँ पर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग अपना कृषि भूमि में लगाते नहीं हैं। सारे छोटे किसान जो होते हैं, इनके परिवार के जो सदस्य होते हैं, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ पर पलायन कर जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं जाकर के। तो यहाँ मजदूरों की भी भारी समस्या मुख्य समय पर हो जाती है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मंडला में किसानों की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंडला से दीपक जाट की यह रिपोर्ट।